अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। तो मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड सेपरेट एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल जाएँ। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट के लिंक भी मिल जाएंगे। आप इन्हीं लिंक्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुँचा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो रिलेटेड है इन्वर्स प्रोपोर्शन के टॉपिक के साथ। तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले आपको इन्वर्स प्रोपोर्शन की डेफिनेशन पता हो, आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन की डेफिनेशन पता हो। डायरेक्ट प्रोपोर्शन की डेफिनेशन तो मैं एक्सरसाइज 2A में डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम इस वीडियो में इन्वर्स प्रोपोर्शन की भी डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आपको ये दोनों टॉपिक्स के बारे में पता है, इनकी डेफिनेशंस पता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं, इन्वर्स प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। और अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता तो आप पहले इन चीज़ों को समझ लें। इसी वीडियो में मैं इन्वर्स प्रोपोर्शन की डेफिनेशन स्टार्ट में समझाऊंगा, आप उसको समझ लें ताकि आपके लिए ये क्वेश्चन आसान हो जाए। और अगर आप चीज़ों को जानते हैं पहले से ही तो आप वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले इन्वर्स प्रोपोर्शन की डेफिनेशन से। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर इन्वर्स प्रोपोर्शन की डेफिनेशन लिखी हुई नजर आ रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है टू क्वांटिटीज। टू क्वांटिटीज का मतलब है कोई भी क्वांटिटीज हो सकती हैं। आप अपने ज़हन में रख लें कि कोई एक्स और वाई क्वांटिटीज हैं। तो टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन्वर्स इन इन्वर्स प्रोपोर्शन, यानी कोई सी दो क्वांटिटीज कहलाई जाएंगी कि वो इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, या यूं भी कह सकते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों के मीनिंग सेम है। तो कोई सी भी दो क्वांटिटीज कहलाई जाएंगी कि वो इन्वर्स प्रोपोर्शन में है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इफ अगर वन क्वांटिटी इंक्रीजेस, कोई एक इन दोनों क्वांटिटीज में से इंक्रीज करे एट द सेम रेट द अदर क्वांटिटी डिक्रीजेस, तो दूसरी क्वांटिटी उसी रेट पर डिक्रीज कर जाए। यानी जितनी पहली क्वांटिटी बड़ी थी अगर उसके बढ़ने से उतनी ही दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज कर जाए तो हम कहेंगे कि ये दोनों क्वांटिटीज आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। इसको आप सादा अल्फाज में यूं भी कह सकते हैं कि एक क्वांटिटी अगर बढ़े तो दूसरी क्वांटिटी कम हो जाए तो इसको हम बोला करेंगे ये दोनों क्वांटिटीज आपस में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता था, उसमें आपको सेम बिहेवियर देखने को मिलता था। यानी अगर एक क्वांटिटी बढ़ती थी तो दूसरी भी बढ़ती थी, एक कम होती थी तो दूसरी भी कम होती थी, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता था। इन्वर्स में एक तरह का इसका उल्टा है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो जिस रेट पे वो बढ़ी है उसी रेट के साथ दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज कर जाएगी। इसी को हम बोलते हैं कि एक क्वांटिटी का बढ़ना दूसरे का कम होना, ये कहलाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये तो बात क्लियर होगी कि इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं किसको या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना किसको कहते हैं। अब ये भी जरूरी है कि हम इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, तो हमें इसकी रिप्रेजेंटेशन भी आनी चाहिए क्योंकि आगे क्वेश्चंस के अंदर आपको रिप्रेजेंटेशन भी सीखना पड़ेगी। तो यहाँ पे आप मान लें कि कोई क्वांटिटी y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसी क्वांटिटी x के। तो ये दोनों क्वांटिटीज यहाँ पे बता दी गई कि क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो याद रखिएगा जब भी दो क्वांटिटीज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगी उनको लिखने का खास तरीका होगा और वो यहाँ पे आगे मेंशन भी किया गया है, मैं आपको सेपरेटली यहाँ पे बता भी देता हूँ। तो जिस तरह लिखा हुआ है y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो पहले y को लिखेंगे और किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, x के। तो जिसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसको आप 1 ओवर दैट वेरिएबल की फॉर्म में लिखेंगे। यानी x के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो आप लिखेंगे 1 ओवर x। और प्रोपोर्शनल टू का सिंबल ये बीच वाला होता है जो यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, मैं भी लिख देता हूँ और वो हुआ करेगा ये। इसको हम पढ़ेंगे इस प्रोपोर्शनल टू। और आगे अगर 1 ओवर समथिंग लिखा हुआ है तो हम इस पूरे को मिलाकर पढ़ेंगे y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x। यानी जो वेरिएबल डिनोमिनेटर में लिखा हुआ करेगा ये वाला वेरिएबल उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करेगा और आप उसको इस तरीके से लिखा करेंगे। तो ये तो हो गई इसकी रिप्रेजेंटेशन। अब आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमने इस प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म करना होता है और इसकी जगह पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराना होता है। तो जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म किया करेंगे तो यहाँ पे लिखा करेंगे y, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करने के बाद इक्वल टू का साइन लगाया करेंगे। हमेशा एक कांस्टेंट आया करेगा जिसका नाम हुआ करेगा k, जिसको कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं। और आगे तमाम की तमाम चीज़ें वैसे की वैसी लिख दिया करेंगे, यानी 1 ओवर x वैसे का वैसे लिख दिया करेंगे। अब आप देख सकते हैं आप इस k को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो k 1 टाइम्स k ही हो जाएगा और नीचे x आ जाएगा। तो इसकी फाइनल फॉर्म कुछ इस तरह की बना करेगी y इज इक्वल टू k ओवर x, जिसमें k क्या हुआ करेगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। वही यहाँ पर मेंशन कर दी गई है और k के बारे में भी बता दिया गया है कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है। तो जब भी दो क्वांटिटीज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगी आपने सबसे पहले ये स्टेटमेंट लिखनी है, इसके बाद प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करके कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराना है और उसको इस फॉर्म में लिख देना है। और ये याद रखिएगा जो भी वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो जिसके वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो आपको यहाँ पर फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर में नजर आएगा। हमारे केस में y x के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था तो आप देख सकते हैं x आपको यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो ये हो गई इन्वर्स प्रोपोर्शन की डेफिनेशन कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज करती है तो उसी रेट पर दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज कर जाए, इसको हम इन्वर्स प्रोपोर्शनल बोलते हैं। और यही आपको रिलेशनशिप देखने को मिलेगा कि एक कम हुआ करेगी
तो दूसरा बढ़ जाया करेगी, ऑपोजिट बिहेवियर हुआ करेगा इन्वर्स प्रोपोर्शन में, और एक ज़्यादा हुआ करेगी दूसरी कम हो जाया करेगी। तो ये दोनों केसेस इन्वर्स प्रोपोर्शन के हुआ करेंगे। और अगर सेम बिहेवियर देखने को मिले कि बढ़ाने से एक क्वांटिटी के दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है और कम करने से दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है, तो ये डायरेक्ट का केस हुआ करेगा। तो उम्मीद है आपको इन्वर्स प्रोपोर्शनल अच्छे से समझ आ गया होगा, इसको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं हम आगे। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। अब आपको इन्वर्स प्रोपोर्शन की डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का जो इमेज है यहाँ पर स्क्रीन पर ही अटैच किया हुआ है। आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपने बुक से ये क्वेश्चन ओपन कर लें, ताकि इस वीडियो की मदद से और अपने बुक पे क्वेश्चन देख के आप और अच्छे से समझ पाएं। वैसे उम्मीद है कि ये इमेज आपको काफ़ी क्लियर होगा। अगर ये काफ़ी क्लियर है तो यहाँ से देखना भी काफ़ी रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 को। मैं इसकी स्टेटमेंट रीड करता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो आपसे यही क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए से लेकर ई तक के पार्ट में डिफरेंट क्वांटिटीज मेंशन्ड है। तो इन सब पार्ट्स में कौन सी क्वांटिटीज ऐसी हैं जो आपस में इनवर्सली रिलेटेड हैं या आप कह लें इनवर्स प्रोपोर्शन में हैं। तो स्टेट दी अजम्पशंस मेड इन ईच केस, और आपने अजम्पशंस भी बतानी है जो कि हर केस में जो है ली गई है या हर केस में मानी गई है, तभी आप कह सकते हैं कि इनमें से कोई क्वांटिटी इनवर्स प्रोपोर्शन है या नहीं है। तो अब आप याद रखिए, नीचे पार्ट्स आपको पहले पढ़ने पड़ेंगे, इनको समझना पड़ेंगे, और उसके बाद ही आप देख पाएंगे कि ये क्वांटिटीज़ आपस में इनवर्सली रिलेटेड हैं या डायरेक्टली रिलेटेड हैं, और कौन सी असम्पशंस इनके अंदर मानी गई होंगी या मानी जाएंगी, तभी ये चीज़ें इसी तरीके से रिएक्ट करेंगी। तो स्टार्ट करते हैं पहले ए पार्ट से। तो देखिए ए पार्ट में लिखा हुआ है द नंबर ऑफ पेंसिल्स फरहान बाइज एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द पेंसिल्स। तो वो कह रहे हैं एक पर्सन है फरहान, और आप समझने के लिए कह लें कि वो उसने कुछ पेंसिल्स बाय की हैं, और जाहिर बात है जब उसने पेंसिल्स खरीदी होंगी, बाय की होंगी, तो उसकी कुछ कॉस्ट भी दी होगी, जिसको हम कह रहे हैं टोटल कॉस्ट ऑफ द पेंसिल्स। तो वो कह रहे हैं ये दो क्वांटिटीज़ बन गई, एक नंबर ऑफ पेंसिल्स और एक टोटल कॉस्ट ऑफ द पेंसिल्स, यानी उनकी कीमत। तो ये दोनों चीज़ें आपस में डायरेक्टली रिलेटेड हैं या इन्वर्सली रिलेटेड हैं। तो आपको पता है कि जितनी ज़्यादा पेंसिल्स फरहान बाय करेगा उसको उतने ही ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप चीज़ों को लेते हैं उतने ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। जितनी ज़्यादा पेंसिल्स फरहान लेगा उतने ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। यानी पेंसिल्स की अगर आप तादाद को बढ़ाएंगे, उनकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करेंगे, तो कॉस्ट भी, उनकी कीमत भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, के पैसे भी ज़्यादा देने पड़ेंगे, तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। यानी एक चीज़ के बढ़ाने से दूसरी चीज़ बढ़ गई, सेम बिहेवियर शो किया। तो सेम बिहेवियर का केस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, यानी ये दोनों चीज़ें डायरेक्टली रिलेटेड हैं, क्योंकि अगर नंबर ऑफ पेंसिल्स को बढ़ाया जाता है तो उनकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, और अगर नंबर ऑफ पेंसिल्स कम लेता है फरहान, वो कम बाय करता है, तो ऑब्वियस बात है उसको पैसे भी कम ही देने पड़ेंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ पेंसिल्स बढ़ाने से कॉस्ट बढ़ती है और नंबर ऑफ पेंसिल्स को कम करने से कॉस्ट भी कम हो रही है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का केस है। ये दोनों क्वांटिटीज आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है, ना कि इनवर्सली रिलेटेड है। तो आपको ये लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट, जो आपको सामने स्क्रीन पर नजर आएगी, कि द नंबर ऑफ पेंसिल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल कॉस्ट ऑफ द पेंसिल्स। यानी जो नंबर ऑफ पेंसिल्स फरहान बाय करेगा उनका रिलेशन टोटल कॉस्ट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होगा। जितनी ज़्यादा पेंसिल्स फरहान खरीदेगा उतने ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और जितनी कम खरीदेगा उतनी उनकी टोटल कॉस्ट कम होगी, उतने कम पैसे उसको देने पड़ेंगे। अब इस चीज़ को ऐसा मानने के लिए एक अजम्पशन भी रिक्वायर्ड है कि हमें क्या चीज़ ज़रूरी है जो यहाँ पर एज्यूम की जाए कि ये दोनों चीज़ें आपस में इस तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही रहें। तो वो अजम्पशन ये है जो आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है कि ऑल पेंसिल्स आर आइडेंटिकल एंड कॉस्ट द सेम ईच। इसका क्या मतलब है कि तमाम पेंसिल्स को आइडेंटिकल होना चाहिए। आइडेंटिकल का मतलब एक जैसा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि दो पेंसिल्स हैं आपके पास और वो एक बड़ी है एक छोटी है, एक की कीमत ज़्यादा है एक की कीमत कम है। नहीं, ऐसा हुआ तो फिर हम इस केस को डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि ज़्यादा पेंसिल्स की ज़्यादा कॉस्ट होंगी या कम की कम होगी, ये हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ पेंसिल्स बड़ी होंगी उनकी कीमत ज़्यादा होगी, कुछ की छोटी होंगी वो उनकी कीमत कम होगी। तो इस तरह ये बिहेवियर आप अच्छे तरीके से बता नहीं पाएंगे। ये ज़रूरी है कि अगर आप ये चीज़ कह रहे हैं कि पेंसिल ज़्यादा होंगी तो उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, कि पेंसिल सारी एक जैसी हों। तो पहली अजम्पशन तो ये है कि सारी पेंसिल्स क्या हों, आइडेंटिकल हों, और दूसरी अजम्पशन कॉस्ट द सेम ईच, और हर एक पेंसिल की कीमत भी एक जैसी होनी चाहिए। तभी आप कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा पेंसिल फरहान बाय करेगा उतनी ज़्यादा उसको कीमत देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे कॉस्ट द सेम ईच का मतलब ये भी है, ऐसा ना हो कि पेंसिल एक जैसे ही है लेकिन उनकी कॉस्ट डिफरेंट है। लेट्स से सेम पेंसिल है, एक पेंसिल 10 रुपीज़ की मिल रही है और वही सेम पेंसिल जो है 20 रुपीज़ की मिल रही है। ऐसा नहीं हो सकता। सारी पेंसिल्स एक जैसी होनी चाहिए और उनकी कॉस्ट भी एक एक की एक जैसी होनी चाहिए,
तब आप ये चीज़ बता सकते हैं कि अगर फरहान पेंसिल ज़्यादा लेगा तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, और अगर फरहान पेंसिल्स कम लेगा तो उनकी टोटल कॉस्ट भी फरहान को कम पे करनी पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पे इनको कहा गया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आपने ये ऊपर वाली स्टेटमेंट और अजम्पशन इसी तरीके से मेंशन कर देनी है। तो ये हो गया ए पार्ट का आंसर। अब कर लेते हैं बी पार्ट को। तो बी पार्ट में लिखा हुआ है द नंबर ऑफ टैप्स फिलिंग अ टैंक एंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक। अब यहाँ पे कौन सी दो क्वांटिटीज का जिक्र किया गया है? पहला द नंबर ऑफ टैप्स और दूसरी टाइम टेकन। अब हो क्या रहा है, जस्ट समझाने के लिए कि एक टैंक है और उस टैंक को फिल किया जा रहा है कुछ टैप्स के जरिए, ठीक है। और जाहिर बात है जब वो टैप्स इस टैंक को फिल कर रहे हैं तो उनको कुछ टाइम लगेगा, उसको कहा जा रहा है टाइम टेकन। तो हमने ये देखना है कि नंबर ऑफ टैप्स के दरमियान और जो कि इस टैंक को फिल कर रहे हैं किस चीज़ से फिल कर रहे हैं यहाँ पे बताया नहीं गया। मैं मान लेते हैं कि पानी से भर रहे हैं इस टैंक को, तो नंबर ऑफ टैप्स जो कि इस टैंक को फिल कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल पानी से, और जितना टाइम उनको लग रहा है इस टैंक को फिल करने में, उनके दरमियान क्या रिलेशन होगा। तो ये भी बड़ा आसान है। अगर आप देखें किसी भी टैंक को आपने भरना हो, जितने ज़्यादा टैप्स जो है ओपन होंगे, जितने ज़्यादा टैप्स उसके अंदर अटैच किए जाएंगे जो कि उसमें पानी भर रहे होंगे, कोई भी चीज़ फिल कर रहे होंगे, उतनी जल्दी जो है वो टैंक फिल हो जाएगा। यानी अगर टैप्स ज़्यादा होंगे तो कम टाइम लगेगा, टैंक जल्दी फिल हो जाएगा। और अगर टैप्स जो है आपके पास कम होंगे, यानी कम टैप्स लगे होंगे, तो जाहिर बात है फिर टैंक को फिल करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इससे एक बात क्लियर हो गई कि अगर टैप्स की तादाद बढ़ा दी जाए तो टाइम कम हो जाता है, टाइम कम लगता है, और अगर टैप्स कम कर दी जाए तो टैंक को फिल करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो टाइम बढ़ेगा। यानी एक चीज़ को इंक्रीज़ करने से दूसरी चीज़ कम होती है। अगर आप टैप्स को इंक्रीज़ करते हैं तो टाइम कम लगेगा, टाइम कम हो जाएगा। तो इसी से क्लियर हो जाता है कि इन दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है, जो मैंने आपको भी डेफिनेशन में भी समझाया है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि दी नंबर ऑफ टैप्स फिलिंग अ टैंक, यानी वो टैप्स जिनकी तादाद, यानी नंबर ऑफ टैप्स का मतलब उन टैप्स की तादाद जो कि इस टैंक को फिल कर रही है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? टू द टाइम टेकन, टाइम के टू फिल द टैंक, जो कि टैंक को फिल करने में लगेगा। यानी नंबर ऑफ टैप्स और टाइम टेकन के दरमियान इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे भी इस चीज़ को मानने के लिए हमें एक अजम्पशन माननी पड़ेगी, और वो अजम्पशन क्या होगी कि ये सारे के सारे टैप्स, अजम्पशन सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है कि ऑल टैप्स आर आइडेंटिकल, ये सारे टैप्स एक जैसे हों। ऐसा ना हो कि कोई बड़ा टैप है उसमें से ज़्यादा पानी आ रहा है और एक छोटा टैप है उसमें से कम पानी आ रहा है, ऐसा ना हो। एंड ईच टैप टेक्स द सेम टाइम टू फिल द टैंक, और ऐसा भी हो कि ये सारे टैप्स एक तो एक जैसे हों और इनमें से जो पानी इस टैंक को फिल कर रहा है उसका एक तरह का आप कह लें समझने के लिए रेट सेम हो, यानी सारे टैप एक जैसा टाइम ले रहे हों टैंक को पूरा फिल करने में। ऐसा ना हो कि एक टैप जो है वो ज़्यादा जल्दी पानी भर रहा है, पानी भर के दे रहा है, एक टैप ज़रा कम टाइम ले रहा है, ऐसा ना हो। सारे टैप्स बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए और वो एक जैसे टाइम के ऊपर टैंक को फिल करने चाहिए। तब आप कह सकते हैं कि जितने ज़्यादा टैप्स होंगे उतना ही टैंक जल्दी फिल हो जाएगा, और जितने कम टैप्स होंगे उतने ही टैंक को ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का सिनेरियो बनेगा। तो अजम्पशंस लाजमी होती हैं, अगर अजम्पशंस डिस्टर्ब हो जाए तो फिर आप किसी चीज़ के बारे में बता नहीं सकते कि वो एग्जैक्टली क्या बिहेव करेगा, डायरेक्टली रिलेटेड होगा या इन्वर्सली रिलेटेड होगा। तो आपने बी पार्ट में ये दोनों चीज़ें मेंशन कर देनी है। तो अब कर लेते हैं सी पार्ट को। तो सी पार्ट में लिखा हुआ है द नंबर ऑफ मैन लेइंग अ रोड एंड द टाइम टेकन टू फिनिश लेइंग द रोड। अब वो यहाँ पे दो चीज़ों की बात हुई है, नंबर ऑफ मैन की और टाइम टेकन की। यानी कुछ लोग हैं, जिस समझाने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ स्टेटमेंट को, कुछ लोग हैं जो कि लेट्स से रोड बना रहे हैं, ठीक है, और उनको जाहिर बात है रोड बनाने में कुछ टाइम लग रहा है, उसको हम बोल रहे हैं टाइम टेकन। और आगे लिखा हुआ है टू फिनिश लेइंग द रोड। इसका मतलब हमने दो चीज़ों को रिलेट करना है, एक लोगों की तादाद नंबर ऑफ मैन, और जितना टाइम उनको लगेगा इस रोड को फिनिश करने में, कंप्लीट करने में। तो ये भी बड़ा आसान है इन दोनों क्वांटिटीज़ को भी डिस्कस करना। जितने ज़्यादा लोग किसी काम पे लगे होंगे वो काम उतना ही जल्दी ख़त्म हो जाता है। यानी अगर ज़्यादा लोग रोड को बनाने में, रोड को फिनिश करने में लगे हुए हैं तो जाहिर बात है टाइम कम लगेगा। इसका मतलब अगर लोग ज़्यादा हों तो टाइम कम लग रहा है, एक चीज़ के बढ़ाने से दूसरी चीज़ कम हो रही है। मैन ज़्यादा होते हैं तो टाइम कम लगेगा, और ऑब्वियस बात है अगर लोग कम होंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, रोड देर से कंप्लीट होगी। तो ये आपको रिलेशनशिप समझ आ गया कि एक चीज़ के बढ़ने से अगर दूसरी चीज़ कम होती है तो ये इन्वर्स का रिलेशनशिप होता है। तो अगर आप नंबर ऑफ मैन बढ़ाएंगे टाइम कम हो जाएगा, टाइम कम लगेगा रोड को बनाने में, तो ये इन्वर्स का रिलेशनशिप है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। तो इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे कि द नंबर ऑफ मैन लेइंग अ रोड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन फिनिश लेइंग द रोड। यानी जितने लोग इस रोड पे काम कर रहे हैं, इस रोड को बना रहे हैं, वो उनकी तादाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके?
टाइम टेकन के जो कि उनको लगेगा इस रोड को फिनिश करने में, फिनिश लेइंग द रोड का मतलब है इस रोड को फिनिश करने में। तो ये भी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे क्या असम्पशन माननी पड़ेगी, तो यहाँ पे आपको ये असम्पशन माननी पड़ेगी जो नीचे लिखी आ रही है कि जितने भी लोग इस रोड को बनाने में काम कर रहे हैं, ऑल दी मैन वर्क एट द सेम रेट, उनका रेट सेम हो। यानी आप यूँ भी कह सकते हैं कि वो एक जैसा काम कर रहे हों, एक जैसा टाइम दे रहे हों। ऐसा ना हो कि लेट से 5 लोग काम के लिए लगाए हैं, उसमें से 5 में से जो है 4 काम कर रहे हैं, एक काम ही नहीं कर रहा, या एक बहुत स्लो काम कर रहा है और दूसरा बहुत डिफरेंट काम कर रहा है, डिफरेंट रेट पे काम कर रहा है, तीसरा नहीं। बिल्कुल सारे लोग एक जैसे रेट पर उस रोड को कंस्ट्रक्ट करने में मदद कर रहे हों, तभी जाके हम कहेंगे कि भाई अगर लोग ज़्यादा भी हो जाएंगे तो रोड जो है कम टाइम में फिनिश हो जाएगा, और अगर लोग कम हो जाएंगे तो रोड को फिनिश होने में टाइम ज़्यादा लगेगा। और अगर सारे लोग एक जैसा रेट पे काम करें तभी, ये असम्पशन इसके साथ है। अगर सारे लोग एक जैसा काम नहीं कर रहेंगे तो फिर चाहे आप कितने सारे लोग लगा दें समझने के लिए, हो सकता है उनमें से 90% काम ही ना कर रहे हो तो रोड तब भी देर से बने। तो इसलिए असम्पशन बहुत ज़रूरी है कि सारे लोगों को एक जैसे रेट पर इस रोड को बनाने में काम करना है। तो ये इसका हो गया सी पार्ट। अब कर लेते हैं इसके डी पार्ट को। तो अब हम पार्ट नंबर डी की बात कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर डी में लिखा हुआ है दी नंबर ऑफ कैटल टू बी फेड, यानी कुछ कैटल्स को आपने खाना खिलाना है, खाना खिलाया जाना है। कैटल्स क्या होती हैं? मवेशी, यानी कुछ मवेशियों को खाना खिलाना है। एंड दी अमाउंट ऑफ फॉडर, और अमाउंट का मतलब कुछ खास मिकदार में फॉडर चाहिए होगा। फॉडर का मतलब चारा, यानी जो चीज़ें इन कैटल्स को खिलाई जाती हैं उसको हम जनरली फॉडर बोलते हैं। तो आपने दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप बनाना है, एक है नंबर ऑफ कैटल्स जिनको खाना खिलाया जाना है, और एक दी अमाउंट ऑफ फॉडर। अमाउंट का मतलब मिकदार, और उनके चारे की, उनके फॉडर की मिकदार, यानी कितनी अमाउंट ऑफ फॉडर इनफ रहेगा कितनी नंबर ऑफ कैटल्स के लिए। इन दोनों चीज़ों के दरमियान यानी नंबर ऑफ कैटल और अमाउंट ऑफ फॉडर के दरमियान आपने रिलेशनशिप बनाना है। तो देखिए बहुत आसान है। अगर नंबर ऑफ कैटल ज़्यादा हैं, यानी अगर आपके पास मवेशी ज़्यादा हैं, तो उनको खिलाए जाने वाली खुराक जिसको फॉडर कहा जाता है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा कैटल ज़्यादा खुराक जो है कंज्यूम करेंगे, ऑब्वियस बात है। यानी अगर कैटल ज़्यादा होंगी तो अमाउंट ऑफ फॉडर भी ज़्यादा होगा। एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो ये क्लियर कट इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ये दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन मौजूद है, यानी दोनों क्वांटिटीज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। और आप इसको यूँ भी समझ सकते थे कि अगर कैटल्स कम होती तो उनका अमाउंट ऑफ फॉडर यानी उनका चारा भी कम होना चाहिए था, क्योंकि वो उनके लिए काफ़ी होता। यानी कैटल ज़्यादा होने से अमाउंट ऑफ फॉडर, उनका चारा भी ज़्यादा चाहिए जो कि उनको खिलाया जाएगा, और अगर कैटल्स कम हो तो उनकी अमाउंट ऑफ फॉडर यानी उनका चारा भी कम चाहिए। तो ये सेम बिहेवियर है, एक चीज़ के बढ़ाने से दूसरी चीज़ बढ़ती है, एक चीज़ के कम करने से दूसरी चीज़ कम हो जाती है। तो हम यही कहेंगे कि नंबर ऑफ कैटल्स यानी इन मवेशियों की तादाद और अमाउंट ऑफ फॉडर और इनके चारे की मिकदार के दरमियान डायरेक्टली रिलेशन मौजूद है, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि जिन नंबर ऑफ कैटल्स टू बी फेड, यानी वो मवेशी, वो नंबर ऑफ कैटल जिनको खाना खिलाया जाना है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? अमाउंट ऑफ फॉडर के, चारे की मिकदार पे। जितना चारे की मिकदार ज़्यादा होगी उधर से कैटल्स भी उतने ही ज़्यादा खा पाएंगे। जितने आप यूँ कह लें कैटल ज़्यादा होंगे उनके लिए चारा भी, उनका फॉडर भी ज़्यादा चाहिए होगा, और जितने कैटल्स कम होंगे उनके लिए उनका फॉडर, उनका चारा भी कम चाहिए होगा। इसलिए हम कह रहे हैं इन दोनों चीज़ों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है? डायरेक्टली रिलेशनशिप है। तो आपने यही स्टेटमेंट एज इट इज़ कोट कर देनी है। आगे आपने अजम्पशन क्या इसमें माननी है, क्या चीज़ इसके अंदर प्री एज्यूम्ड होनी चाहिए? वो ये होनी चाहिए कि ऑल द कैटल ईट द सेम अमाउंट ऑफ फूडर, यानी आपके पास जितने भी मवेशी हैं वो एक जैसी मिकदार में खाना खा रहे हों, वो फॉडर या वो चारा खा रहे हों। ऐसा ना हो कि कुछ मवेशी ऐसे हैं वो ज़्यादा खाना खा रहे हैं, वो ज़्यादा फॉडर यूटिलाइज़ कर रहे हैं और बाकी कम कर रहे हैं। ऐसे केस में ऊपर वाली जो आपकी डिस्क्रिप्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ऊपर वाले केस में आप चीज़ों को ये नहीं कह पाएंगे कि वो डायरेक्टली रिलेटेड हैं या इन्वर्सली रिलेटेड हैं। तो ये चीज़ माननी पड़ेगी कि जितने भी मवेशी हैं वो एक जैसी अमाउंट में फॉडर को यूटिलाइज़ करते हैं, एक जैसा चारा जो है कंज्यूम कर रहे हैं। इस वजह से आप कह सकेंगे कि कोई कैटल्स अगर आपके पास ज़्यादा बन जाएंगी तो आपको उनका फॉडर भी ज़्यादा चाहिए होगा। अगर आपके पास कैटल्स यानी आपके पास मवेशियों की तादाद कम होगी तो उनका फॉडर भी कम चाहिए होगा। तो ये हो गया डी पार्ट का आंसर। तो अब हम पार्ट नंबर ई को यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो पार्ट नंबर ई में लिखा हुआ है द नंबर ऑफ कैटल टू बी फेड, यानी कुछ कैटल्स हैं जिनको खाना खिलाया जाना है, या आप कह लें खाना खिलाया जाएगा। दोनों तरीकों से आप समझ सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो द नंबर ऑफ कैटल्स टू बी फेड को आप उर्दू में इस तरह ट्रांसलेट करेंगे कि कुछ मवेशियों की तादाद है जिसको खाना खिलाया जाना है। एंड द टाइम टेकन, और जो वो टाइम लेंगी, टाइम यूटिलाइज करेंगी किस काम के लिए? टू फिनिश, ख़त्म करने के लिए। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फॉडर,
फॉडर मतलब चारा, यानी ये नंबर ऑफ कैटल्स जो टाइम यूटिलाइज करेंगी किसी खास मिकदार में जो चारा मौजूद है, फॉडर मतलब चारा मौजूद है, उसको ख़त्म करने के लिए ये दोनों चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप क्या बनता है ये हमने बताना है। किन दो चीज़ों के दरमियान? कैटल्स की तादाद यानी मवेशियों की तादाद के दरमियान, और जो वक्त लगेगा किसी खास मिकदार में जो चारा मौजूद है, फॉडर मौजूद है, उसको ख़त्म होने में, इन दोनों चीज़ों में आपस में क्या रिलेशनशिप बनता है ये हमने बताना है। तो बड़ा आसान है, जितनी ज़्यादा मवेशी होंगे, जितने ज़्यादा मवेशी होंगे उतनी जल्दी वो ये सर्टेन अमाउंट ऑफ फॉडर, ये ख़ास मिकदार में जो चारा मौजूद है वो उसको ख़त्म कर लेंगे। यानी अगर मवेशी ज़्यादा हुए तो बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम लगेगा, बहुत जल्दी को यूँ भी कह सकते हैं, बहुत कम टाइम लगेगा कि ये ख़ास मिकदार में जो खाना उनका मौजूद है, जो चारा मौजूद है, ये ख़त्म हो जाए। यानी एक चीज़ को बढ़ाने से दूसरी चीज़ कम हो रही है। अगर आप नंबर ऑफ कैटल्स को बढ़ाते हैं, मवेशियों की तादाद ज़्यादा करते हैं, तो समझने के लिए उनका जो टाइम है, जो कि ख़ास मिकदार में जो चारा मौजूद है उसको ख़त्म होने में जो टाइम लगेगा वो कम हो जाएगा, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। यानी कैटल्स बढ़े और टाइम कम हो गया। और इसी चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर मवेशी कम हुए तो ये जो ख़ास अमाउंट में जो चारा मौजूद है, फॉडर मौजूद है, इसको ख़त्म होते होते वक्त लगेगा, यानी टाइम बढ़ जाएगा। यानी कैटल्स कम हुए तो अब टाइम बढ़ गया। यानी एक चीज़ के बढ़ाने से दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो ये ऑपोजिट बिहेवियर इस चीज़ का इंडिकेशन है कि इन दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान, यानी नंबर ऑफ कैटल्स के दरमियान और जो टाइम ले रहे हैं, यानी टाइम टेकन टू फिनिश अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फॉडर के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप मौजूद है। ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि एक चीज़ को बढ़ाने से दूसरी चीज़ कम हो रही है। यानी अगर कैटल ज़्यादा होते हैं तो टाइम कम लगता है फॉडर को ख़त्म होने में, यानी वो जो खास मिकदार में चारा मौजूद है, फॉडर मौजूद है, वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और अगर कैटल्स कम होते हैं तो टाइम ज़्यादा हो जाता है, टाइम ज़्यादा लगता है उसी खास मिकदार को जो चारा मौजूद है उसको ख़त्म होने में। तो आप यहाँ पे यही लिखेंगे कि ई पार्ट का जो आंसर होगा वो ये होगा कि दी नंबर ऑफ कैटल टू बी फेड, यानी वो खास मिकदार में मवेशी जो मौजूद हैं उनकी जो क्वांटिटी है, जो नंबर ऑफ कैटल हैं टू बी फेड, जिनको खाना खिलाया जाना है या खाना खाएंगे, इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे किसके? टू द टाइम टेकन, जो टाइम लगेगा टू फिनिश, ख़त्म करने में अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फॉडर, ख़ास मिकदार में जो चारा मौजूद है। यानी नंबर ऑफ कैटल्स और जो टाइम टेकन टू फिनिश अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फॉडर के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप मौजूद है। वो दोनों क्वांटिटीज़ आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। कैटल ज़्यादा होंगी तो टाइम कम लगेगा, कैटल्स कम होंगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा चारा को ख़त्म होने में या फॉडर को ख़त्म होने में, जो इस वक्त किसी खास मिकदार में मौजूद होगा। तो ये इस ई पार्ट का आंसर हो गया। अब अजम्पशन क्या लेनी पड़ेगी? तो अजम्पशन लेनी पड़ेगी कि जितने भी मवेशी हैं ना वो सेम रेट पर ये चारा, ये फॉडर खाएं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है ऑल द कैटल ईट द फॉडर एट द सेम रेट। अब रेट बेसिकली हम शो करते हैं मैथमेटिक्स में किसी चीज़ के चेंज को, किसी चीज़ के चेंज को भी कभी कभार रेट कहा जा रहा होता है। जैसे स्पीड भी एक तरह का रेट होती है, स्पीड आप निकालते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, यानी जितने टाइम में जितना डिस्टेंस कवर हो रहा होता है, ये भी एक तरह का रेट कहलाता है, जिसको हम स्पीड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे यही इससे मुराद ली जाएगी कि आपके पास जितने भी मवेशी हैं ना वो एक ही रेट से खाना खा रहे हों, एक ही रेट से चारा खा रहे हो, जिसको फॉडर कहते हैं। ऐसा ना हो कि कोई खास मवेशी या कोई खास मवेशियों का ग्रुप ज़्यादा फॉडर खा लेता है कम टाइम में, या ऐसा ना हो कि कोई खास मवेशी या कोई खास मवेशियों का ग्रुप जो आपके पास है वो खाना खा ही नहीं रहे, उनका रेट बहुत स्लो है या रेट बहुत डाउन है, उनके पास चारा पड़ा रहा है और वो उन्होंने कंज्यूम ही नहीं किया। तो हम ऊपर वाली रिलेशनशिप को तभी होल्ड कर पाएंगे, उसको तभी रिलेट कर पाएंगे अगर तमाम मवेशी एक ही रेट पर खाना यूटिलाइज कर रहे हो, एक ही रेट पर ये चारा खा रहे हो, तब हम कह सकेंगे कि अगर कैटल ज़्यादा हुए तो जल्दी चारा ख़त्म हो जाएगा, अगर कैटल्स कम हुए या अगर मवेशी कम हुए तो चारा को ख़त्म होने में टाइम लगेगा, उसको फिनिश होने में टाइम लगेगा। और ये मुमकिन तब ही है कि जब सारे कैटल्स एक ही रेट पर फॉडर को यूटिलाइज करें, एक ही रेट पर चारे को खाएं। ऐसा ना हो कि कोई खास तादाद या कोई खास ग्रुप या कोई इंडिविजुअल कैटल, कोई एक खास मवेशी ज़्यादा खाना खा रहा है या कोई कम खा रहा है या कोई बिल्कुल नहीं खा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तमाम कैटल्स को एक ही रेट पर जो है चारा यूटिलाइज करना है, चारा खाना है। तो इससे पता चला ई पार्ट में जो क्वांटिटीज़ थी इनके दरमियान भी आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन था, या आप कह लें आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी। तो हमने इस क्वेश्चन में यही बताना था कि कौन कौन सी क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो कि आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शन है, या आप कह लें जिनके अंदर ऐसी क्वांटिटीज़ मेंशन्ड है जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वो सिर्फ 3 ही मिली। कौन कौन सी? वो हैं बी, सी और ई। यानी बी पार्ट में, सी पार्ट में और ये जो लास्ट वाला ई पार्ट किया है, सिर्फ ये 3 हमें स्टेटमेंट्स ऐसी मिली हैं जिसमें इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस है। तो ये भी हमने नीचे मेंशन कर देना है कि बी, सी और ई में जो है इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस है। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन खत्म हुआ। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।